Hello everyone. Today we are here to study chapter 4 from class 9th English Behive book, and the chapter name is A Truly Beautiful Mind. So students, this chapter is about a famous scientist Albert Einstein. I hope आप सबने इसका नाम सुन रखा होगा. सो स्टूडेंट्स कैसे मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन का के लिए वर्ड था सिनोनिम, एक तरह से हम कह सकते हैं यूज़ होने लग गया था जीनियस. जब भी हम किसी बच्चे को किसी भी पर्सन को जीनियस बोलते हैं तो हम कहते हैं बड़ा जीनियस बन रहा है, जैसे आइंस्टाइन हो, राइट. तो हम एक आइंस्टाइन के बारे में ऑटोमेटिकली अपने आप से क्लिक हो जाता है, जीनियस है तो मतलब आइंस्टाइन. तो किस तरह से मतलब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो इतने फेमस हुए और क्यों उनका नाम के आगे जीनियस वर्ड लगा, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. यस, Albert Einstein was born in 14 March 1879 in German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी उल्म में हुआ था, और तब उनके बारे में कोई ऐसे, जब वो पैदा हुए तो मतलब कुछ नहीं लग रहा था कि हाँ जो आगे उनकी किस्मत में इतनी ज़्यादा ग्रेटनेस, इतना महान होना लिखा है. उनके जन्म के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था. ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. बल्कि इसका उल्टा हुआ, उसकी मदर को लगता था कि एल्बर्ट एक फ्रीक है. फ्रीक मतलब होता है जैसे जो बच्चे अनयूजुअल बिहेव करते हैं, नॉर्मल बिहेव नहीं करते, औरों की तरह नहीं लगते, अलग अलग से रहते हैं. तो उनकी मदर को लगता था कि ये थोड़े से फ्रीक हैं, मतलब थोड़े से जो है इनका ये 100% ठीक नहीं है. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. और उनके हिसाब से, उनकी मदर के हिसाब से तो लगता था कि इनका जो सिर है वो भी बहुत बड़ा सा है. At the age of 2.5, Einstein still was not talking. मीन्स 2.5 साल की एज तक आइंस्टाइन ने बोलना शुरू नहीं किया था. When he finally did learn to speak, और जब फाइनली उन्होंने बोलना सीखा, he uttered everything twice. वो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे. Einstein did not know what to do with other children. आइंस्टाइन को समझ नहीं आता था कि और बच्चों के साथ क्या करें. And his playmates called him brother boring. और उनके जो साथी थे वो उन्हें क्या बोलते थे, बोरिंग ब्रदर. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. तो इसलिए जो छोटा सा ये बच्चा था ज़्यादातर टाइम अपने आप से ही खेलने में टाइम स्पेंड करता था. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़. और उन्हें सबसे ज़्यादा मैकेनिकल टॉयज़ खेलने अच्छे लगते थे, मशीनों वाले. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड. अब जब उनकी छोटी सिस्टर माजा पैदा हुई थी तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा, फाइन वेयर आर हर व्हील्स. तो मतलब उसके उन्होंने पूछा कि ये तो ठीक है लेकिन अब इसके व्हील्स कहाँ हैं. ये जो छोटा सा बच्चा, उन्हें लगा कि मतलब ये एक टॉय है, मैकेनिकल टॉय है, और इसके व्हील्स कहाँ हैं, वो पूछता है अपने पेरेंट्स से. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter. एक बार उनके स्कूल के हेडमास्टर ने उनके फादर को बोला था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो आइंस्टाइन है वो कौन सा प्रोफेशन चूज़ करेंगे, बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग. क्योंकि वो किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते. आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में वायलिन सीखना शुरू किया, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू. क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन सीखे. ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. और बाद में वो बहुत अच्छे एमेचर बन गए थे. एमेचर होते हैं जो अपने शौक के लिए कोई काम करते हैं, मतलब वो बहुत अच्छा बजाने लग गए थे. बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपना करियर उस चीज़ में बना लिया या फिर वो पैसे के लिए बजाने लग गए थे. बट ये था कि वो अपने शौक के लिए बजाते थे, उन्हें अब बजाना अच्छा लगे था, बहुत अच्छा बजाने लग गए थे. और ये उनकी जो स्किल थी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसे कंटिन्यू रखा. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. अब लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ख़राब स्टूडेंट नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. वो म्यूनिक के हाई स्कूल में गए, वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड. जब आइंस्टाइन 15 मंथ्स के थे तब उनके पेरेंट्स जो है म्यूनिक शिफ्ट हो गए थे. तो वो भी अपने पेरेंट्स के साथ म्यूनिक शिफ्ट हो गए थे.
एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उनके ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आते थे. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन. रेजिमेंटेशन मतलब जो डिसिप्लिन होता है स्कूल में बहुत ज़्यादा, तो आइंस्टाइन को वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी. एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, और ज़्यादातर उनके जो अपने टीचर के साथ थे विचार मिलते नहीं थे. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफर्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. और जब वो 15 ईयर्स के हो गए थे, उनका इतना ज़्यादा स्कूल में दम घुटने लग गया था, तो उन्होंने अपनी भलाई के लिए क्या किया, स्कूल छोड़ दिया. द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड मिलान. अब जब उन्होंने स्कूल छोड़ा था उससे एक साल पहले उसके पेरेंट्स जब मिलान में शिफ्ट हो गए थे. एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उनके बेटे को उन्होंने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया था. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड. बहुत डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन की इच्छा जो थी एजुकेशन लेने की स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे जर्मनी बोली जाती थी, वहाँ पर लेने की जो उनकी बात थी वो मानी गई. इन ए सिटी विच वर मोर लिबरल देन म्यूनिक, और वो सिटी जो स्विट्ज़रलैंड जो सिटी थी वो ज़्यादा मतलब आज़ाद ख्यालों वाले थी म्यूनिक के कंपैरिजन में. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स. आइंस्टाइन का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था और उन्हें फिज़िक्स में भी इंटरेस्ट था. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. और अपने स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया वो ज्यूरिक की एक यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई करेंगे. बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू डैशिंग यंग मैन विद वॉलरस मस्टेच. लेकिन सिर्फ साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस मतलब जो बहुत हैंडसम से जो यंग मैन जिनकी वॉलरस मुस्टेचेस मतलब जो मूछें थी उनकी कैसी थी, वॉलरस. वॉलरस क्या होता है स्टूडेंट, आई होप आप सबको पता है कि एक सी एनिमल होता है, तो उनकी मूछें वॉलरस जैसी वो थोड़ी लंबी सी थी. तो कहते हैं कि इस यंग डैशिंग मैन को सिर्फ साइंस ही अट्रैक्ट नहीं करती थी, और भी चीज़ें थी. क्या चीज़ें थी अभी आगे पढ़ते हैं. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. उन्हें एक स्पेशल इंटरेस्ट किस में था, उनके साथ की एक स्टूडेंट मिलेवा मैरिक में, जो कि उन्हें लगता था कि उनकी तरह ही बहुत ही तेज़ दिमाग की है. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. ये जो यंग सर्ब मतलब होता है, जो सर्बिया के लोग होते हैं उनको सर्ब बोलते हैं. जैसे इंडिया के लोगों को इंडियंस बोलते हैं, वैसे सर्बिया एक कंट्री, वहाँ के लोगों को सर्ब बोला जाता है. तो ये जो यंग सर्ब थी ये स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई हुई थी क्योंकि ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी थी वो अकेली, कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी यूरोप में से, उनमें से ऐसी थी जो कि वुमेन को, लेडीज़ को डिग्री मतलब लेडीज़ वुमेन्स कॉलेज जो था उनमें से एक था. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. अब देखिए आइंस्टाइन को उनमें उसमें मतलब मिलेवा मैरिक जो लड़की थी उसमें एक एले मीन्स होता है एक फ्रेंड, अपना एक फ्रेंड टाइप दिखा, क्योंकि जो मिलेवा थी उसकी थिंकिंग भी आइंस्टाइन जैसी थी. जैसे फिलिस्टाइंस होते हैं जो पुराने विचारों वाले लोग, जिनके हिसाब से म्यूज़िक, आर्ट ये सारी चीज़ें काम की नहीं होती हैं. तो अब आइंस्टाइन कहते हैं कि वो भी ऐसे लोगों के अगेंस्ट थी. ऐसे लोग जो उसकी फैमिली में, आइंस्टाइन की फैमिली में और उसकी यूनिवर्सिटी में थे, और जो लोग हमेशा आइंस्टाइन के ख़िलाफ़ रहते थे, उसकी थिंकिंग प्रोसेस के ख़िलाफ़ रहते थे. तो इस वजह से आइंस्टाइन को उसमें अपना एक एलेक फ्रेंड दिखा. द कपल फेल इन लव. अब ये कपल को एक दूसरे से प्यार हो गया. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स. उनके लेटर्स मिले जिसमें कि उन्होंने एक दूसरे के लिए मतलब प्यार भरे शब्द लिखे हुए थे. मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. उन्होंने अपने लेटर्स में साइंस को सॉफ्टनेस के साथ जोड़ दिया था. रोट आइंस्टाइन. अब देखिए आइंस्टाइन ने क्या लिखा. हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिवली टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन. अब आइंस्टाइन ने लिखा कि हमें कितनी खुशी होगी और प्राउड होगा जब हम दोनों को क्या होगा, मैं ये देखूंगा कि हम दोनों का काम जो रिलेटिविटी जो एक साइंस थ्योरी पे ये काम कर रहे थे रिलेटिविटी की, कह रहे हैं हम इस
थ्योरी पे दोनों मिलके काम करें और एक कंक्लूजन निकालें। तो अगर हम ये काम एक साथ करें और इसका एक कंक्लूजन निकाल लेंगे, ये थ्योरी बना लेंगे एक साथ, तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत प्राउड फील होगा। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. अब 21 साल की जब आइंस्टाइन हो गए थे 1900 में, तो उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली थी, लेकिन उन्हें कोई जॉब नहीं मिली थी। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, वो एक टीचिंग असिस्टेंट बन गए थे। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे तो आप स्टडीज़ के बाद टीचर बन जाते हैं, बट उनके वहाँ यूएस जर्मनी वगैरह में होता है कि आपको टीचर बनने से पहले किसी टीचर के अंडर काम करना होता है एज एन असिस्टेंट। तो उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट का काम शुरू किया, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। और उसके बाद वो प्राइवेट ट्यूशन्स भी देने लग गए थे, और फाइनली 1902 में वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट की, बर्न जो है एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक पेटेंट ऑफिस था जहाँ पे उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई थी। पेटेंट ऑफिस वो ऑफिस होता है बेटा जहाँ पर कोई इन्वेंशन करता है, अगर कोई किसी चीज़ की खोज करता है, किसी की इन्वेंशन करता है, तो उसके लिए जो क्या होता है डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी इन्वेंशन को प्रूफ कर सके कि ये इन्वेंशन उन्हीं की है। और उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ होने के बाद ये ऑफिस वाले जो होते हैं वो प्रूफ को मतलब पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उसके बाद वो डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ ये जो इन्वेंशन की गई है इसी पर्सन के थ्रू की गई है, कोई और इसको क्लेम नहीं कर सकता। वो होता है पेटेंट करना किसी चीज़ को, ठीक है। While he was supposed to be assessing other people's invention, जब ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें और लोगों की इन्वेंशन के असेस करना है, मतलब छानबीन करनी है, आइंस्टाइन was actually developing his own ideas in secret। आइंस्टाइन क्या कर रहे थे, चुपचाप से अपनी ही आइडियाज़ पे काम कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। और जो उनकी डेस्क की जो ड्रॉर्स थी उनमें उन्होंने अपने पेपर्स वगैरह रखे हुए थे जिस पे वो वर्क कर रहे थे, जो मतलब एक्चुअल में जो रिसर्च वगैरह कर रहे थे, तो वो मजाक में अपनी डेस्क की ड्रॉर को क्या कहते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 का जो फेमस पेपर था जिसमें आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश करवाई थी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। जिसके हिसाब से टाइम और डिस्टेंस जो था, मतलब वो ये नहीं था कि दोनों जो है अपने आप से ही मेजर कर लो, ऐसा नहीं था। उनके हिसाब से ये था टाइम और डिस्टेंस को जो है किसी तीसरी मतलब किसी चीज़ के साथ हम रिलेट करके फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए आपके नीचे यहाँ पे दे रखा है कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes। जब आप एक सुंदर सी लड़की के साथ बैठोगे तो आपको 2 मिनट तो लगेंगे, ओह इतनी जल्दी 2 मिनट भी हो गए। और यही अगर 2 मिनट आपको कहा जाए कि आप एक गरम तवे के ऊपर बैठ जाओ तो आपको वो 2 मिनट 2 घंटे की तरह लगेंगे। तो मतलब वो कहते हैं कि टाइम को, डिस्टेंस को जो है हम थर्ड किसी और चीज़ के साथ कंपेयर करके ही, ये हर एक के लिए सेम नहीं होता, वेरी करता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, Indeed, 2 perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। अब वो कहते हैं कि बल्कि उन्होंने क्या बताया, 2 बिल्कुल सही चलने वाली घड़ियों को अगर वो भी जो क्या कहते हैं कि सेम टाइम नहीं दिखाएंगी अगर उनको दोनों को जो एक मूविंग स्टेज पे रख दिया जाए। मतलब 2 घड़ी ली और उन दोनों घड़ी को क्या कर दिया, उन्होंने एक प्लेट सी ले ली, एक डिस्क ले ली और उस डिस्क के ऊपर दोनों घड़ी रख दी और उनको घुमा दिया, तो वो दोनों घड़ियाँ क्या हो रही हैं, घूम रही हैं। और अगर उनमें से एक घड़ी फास्ट घूम रही है और एक घड़ी स्लो घूम रही है, तो जब ये रुकेंगी तो उन दोनों में टाइम भी वो अलग अलग शो कर रही होंगी। तो ये चीज़ उन्होंने डिस्कवर करके बताई। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और इसी वर्ल्ड फेमस फार्मूला के बाद उनका रिलेशनशिप का जो फार्मूला था मास और एनर्जी का, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। क्या था, E = mc²। ये फार्मूला उनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और अभी तक भी यूज़ होता है, राइट।
अब इसके बाद देखिए, while Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टाइन फिजिक्स की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग. अनरेवलिंग मतलब होता है कोई चीज़ जो होती है ख़त्म होने वाली हो, तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो उसमें गड़बड़ शुरू हो गई थी. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़. एल्बर्ट जो थे वो अपनी स्टडीज़ फिनिश होते ही मिलेवा से शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. लेकिन उनकी मदर इसके अगेंस्ट थी. शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम. और उनकी मदर का ये मानना था कि मिलेवा जो कि आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है, कुछ ज़्यादा ही उससे बड़ी है. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस. और वो मिलेवा इतनी इंटेलिजेंट थे, उससे भी उसकी मदर को चिंता थी. शी इज़ ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. और उसकी मदर ने बोला ये तो तुम्हारी तरह ही एक किताब है. जैसे किताब में बहुत नॉलेज होती है, तो ऐसे वो कहती है कि ये तुम्हारी तरह ही है. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. और उनकी मदर की वजह से आइंस्टाइन ने अपनी जो वेडिंग थी, जो शादी थी, उसको थोड़े टाइम के लिए टाल दिया था. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. और 1903 में फाइनली उन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली. एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टर्ड. लेकिन कुछ ही सालों के बाद जो उनकी मैरिज थी वो वीक हो गई थी. मतलब बहुत ही फेल्टर मतलब वीक हो जाना, कमज़ोर हो पड़ना. मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. मिलेवा इसी बीच क्या हो गई थी, मतलब जो उनका मेंटली जो उसका इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मतलब जो मेंटली उसका एम्बिशन था वो उसे वो लूज़ करने लग गई, खोने लग गई. मतलब उसका वो एम्बिशन नहीं था जो उसने सोच रखा था कि मुझे ये अचीव करना है, इसके ऊपर रिसर्च करनी है. तो वो सब कुछ, वो उसका जो एम्बिशन था वो ख़त्म हो गया था, और वो जो थी एक अनहैप्पी हाउसवाइफ की तरह रहने लग गई थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार इतने साल लड़ने के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919. तो कपल ने जो 1919 में डिवोर्स ले लिया था. तो मतलब 1903 में दे गॉट मैरिड एंड इन 1999 दे गॉट सेपरेट, मतलब दे गॉट डाइवोर्स्ड. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर. और सेम ईयर ही आइंस्टाइन ने अपनी कज़न में एल्सा से शादी कर ली फिर से. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. अब आइंस्टाइन की लाइफ में जो पर्सनल चैप्टर था वो उसकी, जैसे वो दुनिया में फेमस होते जा रहा था, वैसे वैसे ही उसका पर्सनल चैप्टर जो था वो भी बढ़ रहा था. इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी. 1915 में उसने अपनी जनरल थियोरी जो रिलेटिविटी के ऊपर थी उसे पब्लिश किया. विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने ग्रेविटी की एक नई एक्सप्लेनेशन दी. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. अब इन्होंने, मतलब आइंस्टाइन ने जो जनरल थ्योरी दी थी ग्रेविटी के ऊपर, अब जो 1919 में जो सन एक्लिप्स था उसके बारे में, उसने जो सन एक्लिप्स हुआ था उसने आइंस्टाइन की थ्योरी को बिल्कुल सही प्रूफ कर दिया. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. अब आइंस्टाइन ने पहले से ही बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता दिया था कि जो स्टार्स हैं, ये मतलब जो स्टार्स की लाइट है वो अपनी डायरेक्शन कहाँ से चेंज कर लेंगे सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद. मतलब अगर सन का ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पर ख़त्म होगा और जो स्टार्स हैं उनकी लाइट कहाँ पर से चेंज हो जाएगी, ये सब कुछ आइंस्टाइन ने सन एक्लिप्स से पहले ही कैलकुलेट कर लिया था और बता दिया था. और उनकी ये जो चीज़ थी बिल्कुल एग्जैक्ट प्रूफ सही हुई. तो इस वजह से जो उनकी थ्योरी थी रिलेटिविटी की वो बिल्कुल एक्यूरेट प्रूफ हो गई थी. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. अब न्यूज़पेपर ने उनके जो काम था उसको एक नया नाम दे दिया था. वो नाम क्या दिया, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, मतलब साइंस वर्ड में रिवोल्यूशन आ जाना. आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921. अब 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के काम की वजह से. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press.
उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने लग गया और बहुत पूरी दुनिया से उनको इनविटेशन मिलने लग गए, और क्या हुआ, अपलॉडेड बाय द प्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी प्रेज, प्रशंसा होने लगी। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to United States. अब अभी तक आइंस्टाइन जर्मनी में रहते थे, तो जब 1933 में नाजीज जो थे वो जर्मनी में आ गए, मतलब जर्मनी पे नाजीज का राज हो गया था। नाजीज में आई होप स्टूडेंट्स आपको पता होगा हिटलर था उस समय, हिटलर का राज चलता था, और हिटलर वॉज वेरी डिक्टेटरशिप था उसकी फेमस बहुत ज़्यादा। तो जब जर्मनी में उसका रूल हुआ तो आइंस्टाइन जो थे वो एमिग्रेट हो गए थे। एमिग्रेट मतलब अपने रेजिडेंशियल प्लेस को परमानेंटली चेंज कर लेना। तो आइंस्टाइन कहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, हमेशा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए थे। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. अब 5 साल के बाद जो न्यूक्लियर फिशन मतलब जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह की डिस्कवरी हुई थी बर्लिन में। बर्लिन क्या कौन सी जगह है, कैपिटल ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो अब जर्मनी में ही मतलब 5 साल के बाद जब न्यूक्लियर बॉम्ब की डिस्कवरी हुई, जिससे कि क्या हुआ, अमेरिकन फिजिक्स मतलब जो साइंटिस्ट जो थे, इन एन अप्रोर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म। फैसिज्म होता है एक पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जो डिक्टेटरशिप में बिलीव करती है। तो उस समय जो यूएस में बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो फैसिज्म से भाग कर आए थे। फैसिज्म से आपको बताया जैसे अब क्या बता रहे हैं, जस्ट एज आइंस्टाइन हट, जैसे आइंस्टाइन भाग कर आ गए थे जर्मनी से यूएस में, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट भी थे जिन की कंट्रीज़ में ऐसे डिक्टेटरशिप रूल हो रहा था, तो वो सब जो थे वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और अब उनको ये डर लग रहा था कि नाजीज जो हैं वो एक एटमिक बम बना सकते हैं और उसका यूज़ भी कर सकते हैं। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939. अब एक कलीग के बहुत ज़्यादा, कलीग होते हैं जो साथ में जॉब करते हैं, तो एक कलीग के बहुत ज़्यादा कहने पर आइंस्टाइन ने ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो उस समय कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने 2 अगस्त 1939 को अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा, इन विच ही वॉन्ड, जिसमें उन्होंने उन्हें सावधान किया, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, उन्होंने बताया कि एक इस तरह का एक भी बम एक्सप्लोडेड इन पोर्ट, अगर एक पोर्ट में एक्सप्लोड किया जाता है, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. कहते हैं वो पूरे पोर्ट के साथ साथ जो आसपास का जो एरिया होगा उसको भी उड़ा देगा। His words did not fail to have an effect, और उनके वर्ड्स जो थे वो फेल नहीं हुए थे अपने इफेक्ट छोड़ने में, मतलब उनके वर्ड्स का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. तो क्या हुआ, उनके लेटर का इफेक्ट क्या पड़ा कि अमेरिकन जो थे उन्होंने भी सीक्रेटली अपना एक एटॉमिक बम बनाए सीक्रेट प्रोजेक्ट में, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उन बम को अमेरिकन ने 1945 अगस्त में जापानीज सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा दिया था। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और उनके बम गिराने के बाद जितना डिस्ट्रक्शन हुआ, जितना विनाश हुआ, उससे आइंस्टाइन जो थे वो अंदर तक बिल्कुल हिल गए थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार उन्होंने एक पब्लिक मिसिव होता है कि बहुत ही लंबा सा ऑफिशियल एक लेटर, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको एक लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसमें उन्होंने लिखा कि हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। अब जिस तरह से उन्होंने पहले रूजवेल्ट को लेटर लिखा था उसका तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा था, लेकिन इस लेटर का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले 10 सालों में आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy.
वो एगिटेट करने लग गए थे, उन्होंने बढ़ावा दिया कि जो हम आर्म्स, जो वेपन्स हम बनाते हैं, वेपन्स बनाने के जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं, जिस तरह से हम बना रहे हैं, उसके लिए उन्होंने क्या वो किया कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें वेपन्स नहीं बनाने चाहिए। और उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उस पॉपुलैरिटी के उन्होंने यूज़ किया देश में, पूरी दुनिया में शांति और डेमोक्रेसी फैलाने के लिए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, और जब आइंस्टाइन 1955 में 76 एज में डेथ हो गई उनकी, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। और वो क्या कैसे माने जाने लग गए थे? एक विजनरी। विजनरी कौन होता है? मतलब जो फ्यूचर को अपने इंटेलिजेंटली तरीके से, फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को मतलब एक अच्छे तरीके से देख लेता है कि इस चीज़ का ये इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वो एक विजनरी माने जाने लग गए थे, और वो एक वर्ल्ड सिटीजन माने लग गए थे। ये नहीं था कि उन्हें सिर्फ जर्मनी के या अमेरिकन का सिटीजन मानने थे। उनकी डेथ के टाइम पे वो पूरी दुनिया के सिटीजन माने लग गए थे, और साथ साथ ही वो एक साइंटिफिक जीनियस भी माने जाने लग गए थे। So student, this was your chapter, A Truly Beautiful Mind. I hope you all must have understood. Thank you.